Welcome to all of you to my YouTube channel Legal Prasad. Today we are going to discuss on the topic co-partnership within the co-partnership of family law second. So in previous lecture we have gone through the joint family system, co-partnership. तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होता क्या है, को-पार्टनरी होता क्या है, कौन मेंबर्स जॉइंट फैमिली मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं, उनके राइट्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी है। आज हम देखने वाले हैं को-पार्टनरी विद इन द को-पार्टनरी। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, को-पार्टनरी क्या होता है। सो को-पार्टनरी और जॉइंट फैमिली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन जो बेसिक डिफरेंस है, जॉइंट फैमिली में कोई मेंबर्स का लिमिटेशन नहीं है और को-पार्टनरी में या को-पार्टनरी सिस्टम में सिर्फ 4 डिग्रीज ऑफ जनरेशन कंसिडर किया जाता है और वो भी मेल्स। तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। आगे हम इन दोनों का डिस्टिंक्शन भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं को-पार्टनरी विद इन दी को-पार्टनरी। कोई भी को-पार्टनर अगर है या कोई भी को-पार्टनरी सिस्टम है तो उसी में और एक को-पार्टनरी हो सकता है। तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लो ये ए है और उसके 2 सन है बी एंड सी। अभी ये तीनों का जब प्रॉपर्टी है, ये अगर इक्वल डिवाइड होगा, मतलब जब पार्टीशन होगा तो इक्वल डिवाइड होगा, हर एक मेंबर को 1/3 शेयर मिलेगा। इनमें से अगर कोई डिमाइस होता है, मान लो एक कोई भी डिमाइस होता है, तो ए और बी को हाफ शेयर्स मिलेंगे। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो है वो सर्वाइवरशिप एप्लीकेबल होता है। अभी मान लो इन्होंने शेयर लिया है 1/3 और बी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, और ये दोनों का अभी पार्टीशन हुआ है। तो ये पार्टीशन जैसे होता है तो इन्हें भी 1/3 मिलेगा, मतलब ए को भी 1/3 मिलेगा और बी को भी 1/3 मिलेगा। अभी इनका जो पार्टीशन हुआ है, और मान लो बी को 2 सन है ई एंड एफ। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये पूरा एक को-पार्टनरी का सिस्टम है। फर्स्ट डिग्री में आता है ए, बी आता है सेकेंड डिग्री में, और ई और एफ आते हैं थर्ड डिग्री में। तो ये एक्चुअली एक पूरा एक को-पार्टनरी सिस्टम है। अभी जब ई का बर्थ हो जाता है, जैसा कि इन दोनों का पार्टीशन हुआ है, तो ये जो ई है या फिर एफ है, तो इनको 2 मेंबरशिप एक्वायर होंगी। एक मेंबरशिप होगी जिसमें ए सीनियर मेंबर थे और दूसरी होगी जहाँ पे बी सीनियर मेंबर है। तो इस तरह से को-पार्टनरी विद इन को-पार्टनरी आ जाता है। गॉट इट। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी ये राइट्स ऑफ को-पार्टनरी क्या होते हैं। हर एक को-पार्टनरी को राइट्स आते हैं। अभी हम जो ये को-पार्टनरी के जो कोई इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेंडमेंट 2005 में जो हुआ था, ये उसी के प्रीवियस का पूरा पार्ट है। वो अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो राइट ऑफ को-पार्टनरी, फर्स्ट इज राइट बाय बर्थ। अगर ए है, ये को-पार्टनरी सिस्टम है, उनके 2 लड़के हैं सी। अभी इनमें 1/3 प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। अगर इनको एक लड़का हुआ डी, तो ये जो है ये पूरे को-पार्टनरी सिस्टम का एक हिस्सा हो जाएगा। इनमें जो शेयर होंगे वो 25% ईच के हिसाब से हर एक को, 4 मेंबर्स मेल्स है तो 4 मेंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये राइट बाय बर्थ होता है। जैसे ही डी का बर्थ होता है, उनको ये मेंबरशिप एक्वायर होने वाली है। मान लो जैसा हमने पहले भी देखा था कि अगर बी का डेथ होता है तो बचे 3 मेंबर। तो ये तीनों मेंबर जो है ये अभी एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, को-पार्टनरी सिस्टम। अभी जैसे कि ये 4 मेंबर्स है, शेयर जो है 25% ईच को जाएगा। मान लो सी का अगर डेथ होता है, सी अगर गुजर जाता है, तो ये 3 मेंबर्स हुए, तो ये तीनों में 1/3 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बाय बर्थ डी एक्वायर कर लेता है, बाय डेथ सी को ये मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो जो कुछ बचा हुआ है वो सर्वाइव्ड मेंबर के पास ये शेयर्स जाएगा। इसमें कोई भी फीमेल कंसिडर्ड नहीं की जाती। ओके, फीमेल का कोई भी रोल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो जो कोई मेल मेंबर्स होंगे उसी में ये सब चीज़ें होने वाली है। नेक्स्ट इज राइट बाय सर्वाइवरशिप।
जैसा हमने देखा कि अगर डी का डेथ हो जाता है तो ए बी सी को इक्वल शेयर मिलने वाला है। पहले जैसे कि उनको 25% मिलने वाला था, अभी उनको सिर्फ जैसे सी गुजर जाता है तो ए बी सी को इक्वल शेयर मिलेगा, दैट इज 1/3। तो क्या दिखता है कि ये फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है मतलब क्या कि अगर डी का बर्थ हो जाता है तो वो मेंबरशिप एक्वायर करता है, सी का अगर डेथ हो जाता है तो वो मेंबरशिप डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये है फ्लक्चुएटिंग है और अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये सिस्टम में किसका बर्थ होने वाला है या फ्यूचर में कोई आने वाला है ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो शेयर है ये फ्लक्चुएटिंग है। अगर 3 मेंबर है तो 1/3 मिलेगा, 4 मेंबर से 1/4 मिलेगा। तो इसी की वजह से इसे फ्लक्चुएटिंग कहा गया है, अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है, और जो कि बर्थ और डेथ पे बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ एलिनेशन। जैसा हमने देखा है एलिनेशन स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। तो राइट ऑफ एलिनेशन मतलब क्या है, जब तक ए है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, अभी ये तो ए जो है ये सोल सर्वाइवर है या फिर सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो अभी प्रॉपर्टी के राइट्स उनके पास हैं। जब तक पार्टीशन नहीं होता है तब तक शेयर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ए जो है ये ओनर है और वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है या किसी को देना है, तो ये सभी राइट सिर्फ ए को होते हैं। और मान लो अगर ये जो ए है ये अकेला बच जाता है, बी भी डिमाइस होता है, डी का भी डिमाइस होता है, तो यहाँ पे अभी कोई मेल मेंबर्स नहीं है, तो ए जो है सिर्फ अकेला बचा है, तो ही इज कॉल्ड एज अ सोल सर्वाइवर। ठीक है, सी इज कॉल्ड द सोल सर्वाइवर एंड ही इज द एब्सोल्यूट ओनर आफ्टर द डेथ ऑफ द अदर्स। तो उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी या तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी फैमिली बेनिफिट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। और एक क्लॉज इसमें है कि मान लो अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो जो कोई सोल सर्वाइवर है, ए जो सोल सर्वाइवर थे, तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने कुछ शेयर्स रिजर्व करके रखना चाहिए, प्रॉपर्टी के कुछ शेयर्स रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड है, और अगर मान लो कोई बॉर्न हो जाता है तो फिर वो चैलेंज कर सकते हैं। ओके, तो जैसा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंज द एलिनेशन, तो अगर कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड है या फिर मान लो कोई अडॉप्ट किया हुआ है बाद में आफ्टर द पार्टीशन और अनबॉर्न चाइल्ड है, तो ये दोनों में से, मतलब अगर ये अडॉप्टेड है या फिर अनबॉर्न है, तो दोनों भी चैलेंज कर सकते हैं उनके शेयर के लिए, तो उन्हें शेयर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये था चैलेंज द एलिनेशन। अगला पॉइंट है राइट टू पार्टीशन। अभी एनी कोपार्सनर कैन एक्ट हिज राइट इफ वांट टू गेट सेपरेटेड, मतलब कोई भी कोपार्सनर है या कोई भी मेंबर है जिसने वो कोपार्सनरी सिस्टम का मेंबरशिप एक्वायर किया है, तो वो जो मेंबर है वो पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। 4 जनरेशन याद ही रखना है। तो अगर वो सेपरेट होना चाहता है तो उसके लिए 3 ऑप्शन है, या तो वो म्यूचुअल डिस्कशन से सेपरेट हो जाएगा, या फिर फ्रेंडली रिलेशन है या कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके ये पार्टीशन कर सकता है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो सूट इन द कोर्ट है, मतलब वो अगर ये कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं बचता है तो लास्ट ऑप्शन है कि वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा और वो पार्टीशन के लिए अप्लाई करेगा। तो ये था कोपार्सनरी विद इन दी कोपार्सनरी। अगला टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन द जॉइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली और कोपार्सनरी तो वन एंड द सेम है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो अभी हम देखेंगे। पहला है जो जॉइंट फैमिली में है, मेल और फीमेल दोनों को भी मेंबरशिप मिल जाता है या मिल सकता है, लेकिन कोपार्सनरी में ऐसा नहीं है, सिर्फ मेल को ही कंसिडर किया जाता है उसके मेंबरशिप के लिए। जैसा हमने बोला था कि 4 डिग्रीज कंसिडर होने वाले हैं। ओके, जो 4 डिग्रीज है वही कंसिडर होने वाले हैं, और वो ये जो है सभी मेल होने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट फैमिली में कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या फिर यहाँ पे कोई ट्री है, यहाँ पे है कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, तो ये कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन कोपार्सनरी में वैसे नहीं है। कोपार्सनरी में सिर्फ मेल होना चाहिए, सिर्फ मेल, और वो भी 4 जनरेशन्स के लिए ही कंसिडर किया जाता है। इसमें से अगर कोई निकल जाता है
या फिर डेथ हो जाती है, डिमाइस हो जाता है, तो ये तीनों को ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज फीमेल हैव नो राइट बाय बर्थ टू बी अ मेंबर। अभी जॉइंट फैमिली में फीमेल्स को राइट नहीं है बाय बर्थ वो मेंबर बनने के लिए, लेकिन कोपार्सनरी में है। कोपार्सनरी में वो मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें शेयर एलोकेट नहीं होगा, वो सिर्फ मेंटेनेंस ले सकते हैं। गॉट इट? तो शेयर तो उन्हें कभी मिलेगा ही नहीं। वो अगर चाहते हैं तो उनका कोई भी नेसेसिटी है, मान लो स्कूल है, कॉलेज है, मैरिज है, तो जो कोई सीनियर मोस्ट मेंबर है जो कोई करता है वो डिसीजन लेके उनका जो कुछ नेसेसिटी है वो फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मोस्ट मेंबर के पास होता है। नेक्स्ट इज सर्टेन फीमेल जॉइंट फैमिली के जो फादर्स वाइफ होती है, मदर होती है, ग्रैंड मदर होती है, इन्हें राइट नहीं है पार्टीशन के लिए डिमांड करने का, लेकिन कोपार्सनरी में सभी मेंबर्स को राइट दिया गया है पार्टीशन डिमांड करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी जॉइंट फैमिली इज अ कोपार्सनर। जैसा हमने पहले देखा है, जॉइंट फैमिली जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है डिग्रीज का, 1 2 3 4 5 कोई भी डिग्रीज तक ये हो सकता है। कोपार्सनरी में सिर्फ 4 ही डिग्रीज कंसिडर किए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कहा गया है कि जो जॉइंट फैमिली है इसे कोपार्सनरी नहीं कह सकते, लेकिन कोपार्सनरी जो कि सिर्फ 4 डिग्रीज तक ही सीमित है तो इसे हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। तो ये भी बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं अभी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो चेंजेस हुआ था, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, जो कि इंडियन लेजिस्लेशन में ये पहली बार लिया गया था। किसके लिए लिया गया था? वुमेन्स के लिए, या वुमेन के हक के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए ये लिया गया था। जैसा हमने देखा कोपार्सनरी में सिर्फ मेल को ही प्रावधान था, सिर्फ मेल ही शेयर ले सकता है, सिर्फ मेल ही कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें थी। ओके, मेन और वुमेन में या मेल या फीमेल में ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। गॉट इट? तो इसी के लिए, इसे हटाने के लिए, ये इक्वालिटी पे लाने के लिए ये सबसे बड़ा डिसीजन था, ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट था जो हमारे इंडियन लेजिस्लेशन में हुआ था। तो ये जो प्रोविज़न था ये पूरा हमने हटा दिया था, और वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। सबसे पहला था कि ये बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स था ऑफ मेल एंड फीमेल, इक्वालिटी लाने के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया गया है। आर्टिकल 14, 15 और 21 ये कहते ही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, या सभी को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दिया गया है, तो इसलिए हमें ये मेंटेन करना है, और क्योंकि हम ऑलरेडी वो प्रीच करते हैं। ओके, नेक्स्ट था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मतलब जिस दिन ये डिसीजन लिया गया उसके पहले के जो कोई पेंडिंग केसेस थे या उसके पहले के जो कोई सूट्स फाइल किए गए थे, उनमें सभी को ये अप्लाई होगा, उनको सभी को ये कंसिडर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा भी था उस वक्त, उन्होंने रूल आउट भी किया था कि ये जो है सभी सूट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो 2005 के पहले फाइल किए हैं या फिर जो कोई पेंडिंग है। तो ये बहुत ही बड़ा और रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था जो हमारे इंडियन लेजिस्लेशन में दिया गया था या लिया गया था। तो मेन और बेसिक जो चेंजेस हुए थे, जो ये अमेंडमेंट के बाद हुए थे, वो हम ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहला था कि डॉटर इज कोपार्सनरी बाय बर्थ। जैसे सन को बाय बर्थ ये राइट था, वैसे अभी डॉटर को भी ये राइट मिला है। नेक्स्ट इज सेम राइट, डॉटर और सन को सेम राइट मिलेगा एज अ कोपार्सनरी। वो मेंबरशिप एक्वायर करेगी, वो शेयर के लिए भी एलिजिबल है। जितना शेयर सन को है, मान लो ए है, उसका एक बेटा है, उसकी एक डॉटर है, तो इन दोनों में वो इक्वल शेयर जाएगा, ना कि इसको ज़्यादा इसको कम, ऐसा नहीं, हाफ हाफ शेयर जाएगा। जैसे ए का डेथ हो जाता है तो ये दोनों शेयर आगे ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था
हमारे लेजिस्लेशन में। दूसरी बात ये भी है कि मान लो ए का अगर कोई डेप्ट है या फिर कोई भी लाइबिलिटी है तो सन ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अभी डॉटर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब मान लो ए ने अगर कोई लोन लिया गया है, से 1 लाख रुपीस का लोन लिया गया है और फादर का जो है डेथ हो गया है और इनहेरिटेंस में ये प्रॉपर्टी दोनों को चला जाता है, तो पहले इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी में से जो कुछ अमाउंट होगा या फिर जो कुछ उसका वैल्यूएशन होगा या फिर उसमें एक पार्ट जहाँ पे ये 1 लाख डेट क्लियर करने के लिए उन्हें देना है, वो ऑन प्रायोरिटी होगा। तो ये पहले होता था कि सिर्फ सन देता था, लेकिन अभी सन और डॉटर दोनों भी लायबल है, दोनों को भी ये चीज़ें करनी है। डॉटर एंड अदर फीमेल्स आर ओनली कोपार्टनर्स बट कैन लीव अ शेयर टू अ बेनिफिशियरी बाय हर विल। पहले क्या होता था, सन जो है शेयर ट्रांसफ़र कर देता था, उसे ये राइट था, ओके। लेकिन अभी डॉटर को भी ये राइट दिया गया है कि वो खुद के शेयर या तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर उसके सन के लिए वो ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर कोई भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकती है। तो ये उसका डिस्क्रिशनरी डिसीजन है जो डॉटर या फीमेल्स को फैमिली में दिया गया है ये अमेंडमेंट होने के बाद। पहले जो था राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, वो पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया है। राइट बाय सर्वाइवरशिप रखा ही नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता था पहले, मान लो ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। मतलब ए का सन बी और सी है, बी का डी है सन और यहाँ पे सी का सन ई है। तो अगर सी का डेथ हो जाता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ ये तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता था, गॉट इट। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये जो होगा तो इसे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता था, तो ये सिर्फ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ये क्यों होता था, क्योंकि राइट बाय सर्वाइवरशिप था। लेकिन अभी ये राइट बाय सर्वाइवरशिप हटा दिया गया है, तो अभी जो कोई शेयर मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, सभी को इक्वल मिलेगा। मतलब मान लो अगर सी का डेथ भी हो जाता है, सी अगर डेथ भी हो जाता है लेकिन फिर भी ई जो है उसके प्रॉपर्टी में शेयर मिलने के लिए एलिजिबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा डिसीजन था जो लिया गया था। रूल ऑफ सक्सेशन इज अप्लाइड, मतलब जो कोई प्रॉपर्टी ए का होगा उनके डिमाइस के बाद वो बी और सी को इक्वली ट्रांसफ़र होगा, बी का डिमाइस के बाद वो नीचे सी का नीचे, तो बी का प्रॉपर्टी डी को मिलेगा, सी को ई को मिलेगा। तो ये सक्सेशन था, बाय इनहेरिटेंस उनको मिलेगा। बॉय हो या गर्ल हो दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा डिसीजन था। और एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था कि क्लास 1 हेयर्स को एडेड किया है। अभी ये क्लास 1 हेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम फ्यूचर में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लो अगर ए का डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसके लीगल हेयर्स कौन है और किस किस को ये प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, वो बेनिफिशियरी में कौन कौन आता है। तो ये जो लिस्ट था पहले बहुत लिमिटेड था, लेकिन जैसा ये अमेंडमेंट हुआ ये लिस्ट को उन्होंने बढ़ा दिया गया है। मतलब जो लीगल हेयर्स होंगे या फिर जो हेयर्स होंगे या फिर जो बेनिफिशियरी होंगे उनका नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज था जो किया गया था। अभी चलिए देखते हैं आगे का चैप्टर, दया भागा कोपार्सनरी। अभी तक हमने देखा था मिताक्षरा कोपार्सनरी। ये जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया था, दया भागा और मिताक्षरा ये 2 स्कूल्स है। दया भागा यूजुअली वेस्ट बंगाल और आसाम में यूज़ होता है या फिर एग्जीक्यूट होता है और जो फॉलो किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया ये मिताक्षरा पूरी तरह से फॉलो होता है। तो देखते हैं अभी दया भागा कोपार्सनरी में होता क्या है। पहला पॉइंट है, सन डू नॉट एक्वायर एनी इंटरेस्ट बाय बर्थ। इट डजंट एक्वायर एनी इंटरेस्ट बाय बर्थ। द राइट अराइजेस आफ्टर द फादर्स डेथ। मतलब अगर ए है उसका सन है बी और सी, तो जब तक ए अलाइव है तब तक बी को कोई शेयर नहीं मिलेगा, सी को कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो ये जैसे ही बी का बर्थ होता है यह तो मेंबरशिप एक्वायर कर लेगा, उसको तो उनको तो वो मिल जाएगा, लेकिन वो ये जो प्रॉपर्टी है उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता है, ओके। तो वो पूरा जो राइट है वो ए के पास होगा। नेक्स्ट इज रूल ऑफ सक्सेशन इज एप्लीकेबल। मतलब अगर ए का डेथ हो जाता है तो उनका जो कुछ प्रॉपर्टी है
तो ये पूरा प्रॉपर्टी बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गॉट इट। तो रूल ऑफ सक्सेशन है, जैसा हमने सर्वाइवरशिप देखा था मिताक्षरा में, तो यहाँ पे जो है वो सक्सेशन अप्लाई होगा। बी और सी को पूरा प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट इज फादर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अभी थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं ये सेल्फ एक्वायर्ड, एंसेस्ट्रल, जॉइंट फैमिली होता क्या है। सेल्फ एक्वायर्ड मतलब मान लो ए है, उनका कोई बिजनेस है और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है खुद होके। जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उसमें कोई प्रॉफिट आया था बिजनेस से और उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है, तो दैट कम्स इन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब उनके फादर या दादा परदादा, उनसे जो प्रॉपर्टी उन्हें आया है, जो ये खेती का ज़मीन है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो जो कुछ आता है दैट कम्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो 5 भाई है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनका एक कोई भी कॉमन बिजनेस है, तो वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट से अगर कोई नया प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं, मान लो लैंड है, कोई जगह है या फिर कोई हाउस है या फिर बंगलो है या कुछ भी खरीदते हैं, तो दैट कम्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब जब पार्टीशन होगा तभी वो सभी भाइयों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट कम्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये जो फादर है ये एब्सोल्यूट ओनर होते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी के, और जैसे कि ये एब्सोल्यूट ओनर है तो उनको ये प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का भी पूरा हक है, वो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो वो डिस्पोज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, या तो फिर वो गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर लड़की का या फिर उन्हीं में कोई भी लड़की का अगर शादी है तो उसमें वो गिफ्ट करने के लिए दे सकते हैं, या फिर मैरिज का जो कोई खर्चा है वो करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चों के स्टडीज़ के लिए पैसा चाहिए तो वो उनके बेनिफिट के लिए वो लैंड भी सेल कर सकते हैं और वो खुद का विल भी बना सकते हैं। तो फादर जो है वो एब्सोल्यूट ओनर दिए गए हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर और फादर, सो ही इज द एब्सोल्यूट मेंबर। नेक्स्ट इज कोपार्सनरी अंडर दया भागा लॉ कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। जैसा कि हमने मिताक्षरा में देखा था सिर्फ मेल को ही कंसिडर किया है और वो भी 4 जनरेशन तक, लेकिन यहाँ पे दया भागा में मेल और फीमेल दोनों को भी कंसिडर किया है। तो एवरी कोपार्सनरी जो है ये डेफिनेट शेयर लेगा और वो उसका ओनर होगा, वो जो प्रॉपर्टी होगा वो ओनर होगा, और इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा बाय बर्थ और डेथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन का रूल अप्लाई होता है। जो मिताक्षरा में था वो सर्वाइवर था, अगर किसी का बर्थ होता है तो वो सिस्टम का मेंबरशिप एक्वायर करेगा, अगर डेथ होगा तो वो मेंबरशिप डिसॉल्व हो जाएगा और जो बचे हुए मेंबर्स है उसमें वो अमाउंट या जो कुछ शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे मिताक्षरा में होता था, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है। जैसा कि सक्सेशन अप्लाई होता है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, चाहे बर्थ हो या डेथ हो, जो कोई उनके बेनिफिशियरीज है, जो कोई उनके हेयर्स है, उनको ये प्रॉपर्टी का शेयर्स मिलने वाला है। तो ये भी बेसिक डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भागा में। नेक्स्ट इज वाइफ कैन इनहेरिट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो मिताक्षरा में क्या होता था कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन दया भागा में ये जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट हो जाएगी, मतलब वाइफ को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो उसका बेनिफिट ले सकती है, वो प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकती है। गॉट इट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो फादर है और उनके 3 सन हैं, ए बी सी, और इनको तीनों को भी वाइफ है, शादीशुदा है। तो ये 3 वाइफ्स है इनकी। तो अगर एक डिमाइस होते हैं, डेथ हो जाता है, तो उनका जो कोई प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डब्ल्यू को, मतलब उनकी जो वाइफ है वो इनहेरिट करेगी। गॉट इट। लेकिन अगर ए बी सी तीनों भी डिमाइस होते हैं, तीनों का भी डेथ होता है, तो इनको इनहेरिट तो होगी, ओके, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होगा इनका कोपार्सनरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि एक मेल मेंबर होना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूएशन के लिए। अगर मेल मेंबर नहीं है, अलाइव नहीं है, तो ये कोपार्सनरी सिस्टम जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा।
ओके। मान लो वो डेथ के बाद अगर कोई भी चाइल्ड अडॉप्ट कर लेती है तो वो भी कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई भी चाइल्ड जब पार्टीशन नहीं हुआ है या फिर उनका डेथ नहीं हुआ है उससे पहले ही अडॉप्ट हो जाता है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड जो है इट कैन बी कंसिडर्ड, अगर वो बिफोर डेथ को अडॉप्ट करती है तो वो कोपार्शनल सिस्टम का वो मेंबरशिप एक्वायर करेगा। लेकिन अगर बाद में होता है दैट इज आफ्टर पार्टीशन तो उन्हें ये नहीं मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेडली फॉर्म कर सकते हैं कोपार्शनरी सिस्टम। इसका मतलब ये है, मान लो एफ है फादर, ये ए है, बी है, सी है, बी का कोई सन है डी, सी का कोई सन है ई और ई का सन है एफ। अभी ये कोपार्शनरी सिस्टम है। ओके, तो मान लो ये सब लोगों का पार्टीशन हुआ है, ए को शेयर मिला है उसका, बी को शेयर मिला है उसका, सी को भी उसका रिस्पेक्टिवली शेयर्स मिला है। अभी ये पार्टीशन हो चुका है, हर एक को एक एक शेयर मिला है। मान लो अगर कल ए, डी और एफ डिसाइड करते हैं कि इनको फिर से ज्वाइन होना है तो ये ज्वाइन हो सकते हैं। ये यूनाइटेडली एक ही कोपार्शनरी सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। गॉट इट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है ये इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन ये तीनों भी यूनाइटेडली एक सिस्टम जो है नया सिस्टम ये कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दया भागा में और मिताक्षरा में। नेचर ऑफ इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड। नेचर ऑफ इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड मतलब जो कोई शेयर उनको मिलेगा वो फिक्स होगा। मतलब अगर एफ का अगर डिमाइस होता है, एफ अगर डेथ हो जाता है तो इनको जो है शेयर मिलेगा ये फिक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये सब लोग जो है ए बी सी ये एब्सोल्यूट ओनर होने वाले हैं। तो जैसे ये एब्सोल्यूट ओनर होते हैं तो जब तक बी नहीं चाहेगा तब तक डी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, सी जब तक नहीं चाहेगा तभी ई उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा या फिर प्रॉपर्टी में शेयर भी क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ पोजीशन। यूनिटी ऑफ पोजीशन में क्या होता है, मान लो ए बी सी ये तीनों भाई है, गॉट इट, और ए और बी का डिमाइस होता है, अभी तक उनका पार्टीशन हुआ नहीं है। तो ये जो कुछ बचे मेंबर्स है, मान लो ए और बी का डिमाइस होता है, ओके, तो जैसे सक्सेशन है तो इनको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये उनका जॉइंट पोजीशन है सभी का। तो जब तक ये पार्टीशन नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सब जॉइंट पोजीशन होगा, उसमें कोई भी सेल नहीं कर सकता कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट। तो ये यूनिटी ऑफ पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट है राइट ऑफ मेंटेनेंस। राइट ऑफ मेंटेनेंस क्या है कि मान लो अगर कोई भी इंसेन पर्सन है उनके फैमिली में, मान लो ई इज द इंसेन पर्सन, तो ये जो ई है इंसेन पर्सन, उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं या फिर सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में ये क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। या तो जब पार्टीशन होगा तभी इनको एक शेयर ई के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा क्योंकि ई ये इंसेन पर्सन है, या तो उनको शेयर रिजर्व करो क्योंकि उनको मेंटेनेंस करने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी इंसेन पर्सन है तो उनको ये रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कर्ता क्या है, उसके राइट्स क्या है, क्या होता है, मिताक्षरा के हिसाब से या मिताक्षरा स्कूल से और क्या चेंजेस है, दया भागा में और क्या चीज़ें हैं। तो ये सब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगा, अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।